आरएमएस वैल्यू निकालना सीख लिया। हमने देख लिया कि 3 वैल्यू है, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। हमने देख लिया कि पीक वैल्यू जो है वो आरएमएस वैल्यू में √2, आरएमएस वैल्यू जो है वो डीसी इक्विवेलेंट है, डीसी की तरीके का है ना, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बोलते हैं, बतियाते हैं। जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो वो आरएमएस वैल्यू होता है। उस आरएमएस वैल्यू में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में जब आप √2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीक वैल्यू मिल जाएगा। उसी पीक वैल्यू में जब आप 2/π 2 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से एसी में सबसे बड़ी वैल्यू पीक वैल्यू होती है, उसके बाद आरएमएस वैल्यू होती है, उसके बाद एवरेज वैल्यू होती है। हालांकि एवरेज वैल्यू का लगभग कोई इस्तेमाल नहीं होता है और डेली लाइफ में आम आदमी तो बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, तो थोड़ा इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग जो उधर काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे, उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है वो एवरेज वैल्यू, आम आदमी के लिए नहीं है। तो आम आदमी के लिए सिर्फ आरएमएस वैल्यू है, जो नॉर्मल हम डेली बोलते हैं 220 वोल्ट 230 वोल्ट, वो आरएमएस है। तो आरएमएस में √2 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो पीक वैल्यू मिल जाएगा। पीक वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है। अब हम चलते हैं आगे आज के सबसे मज़ेदार टॉपिक पे। ठीक है, रेडी? हमने ईएमआई वाले चैप्टर में देखा कि एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट कैसे होती है। तो हमने जनरेशन देख लिया कि उसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं, यानी मोशन ऑफ मैग्नेट या मोशन ऑफ कॉइल या रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट ऑफ कॉइल, या प्रैक्टिकली बोले तो रोटेशन ऑफ कॉइल इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और उस कॉइल से हम ब्रशेस लगा करके हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। एसी जनरेटर प्रॉपर आ जाएगा तो एसी जनरेटर में हम देखेंगे उसका सेटअप और कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होता है। लेकिन फंडा यही है कि कॉइल नचाओ, है ना, मैग्नेट में, और उस कॉइल से बाहर 2 वायर निकाल लो, खींच लो, तो उसमें करंट आ जाएगा और बिजली बन जाएगी। ये फंडा है। तो ये ईएमआई में हमने देखा बिजली बनती कैसे है। अभी हमने देख लिया कि चूँकि ये साइनोसोडियल वैल्यू होती है तो इसमें 2-3 तरीके के अलग अलग वैल्यू हैं, उनका इंटर रिलेशन कैसा है ये हमने देख लिया। अरिजीत भैया भी आ गए हैं, गुड है। तो अब जो हम पढ़ेंगे, कायदे से मेरी बात सुनना, अभी वाले जो हम पढ़ने वाले हैं ये 0 है, ये सब बेकार जाएगा, ग्राउंड में चला जाए। इसमें कुछ लिखने जैसा नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, ये सब आज की मेरी क्लास बेसमेंट में जाएगी। लेकिन ये कल के क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है, कल यहीं से सब कुछ खड़ा होगा। तो सुनो ध्यान से, एसी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे 3 तरीके के कंपोनेंट। ठीक है सर? कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो लगेगा, आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो इनको हम कहते हैं, अब जो शुरू हो रहा है टॉपिक, दिस इज LCR। ठीक है सर? और हमारे सिलेबस में क्या बेटा, LCR हमारे सिलेबस में खास करके है सीरीज LCR सर्किट। आप इंजीनियरिंग में जाएंगे गलती से अगर, तो वहाँ पे आपको पैरेलल LCR सर्किट भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन 12th में नहीं है, 12th में सिर्फ सीरीज LCR सर्किट है। तो सबसे पहले मेरी आदत है चैप्टर को उल्टा पढ़ाने की, मतलब जो सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं उसको हम सबसे पहले पढ़ लें, क्योंकि हमको पता तो चले कि हम मूवी जो देख रहे हैं उसका क्लाइमेक्स क्या, मतलब क्यों देख रहे हैं, क्या क्या होने वाला है उसमें। तो एक सर्किट बनाते हैं। अच्छा, पहले मैं बता दूं, L स्टैंड्स फॉर इंडक्टर, C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर, एंड R ऑब्वियसली रजिस्टर। इससे तो बहुत बचपन से वाकिफ़ है हम। तो रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। हाँ, प्लीज आस्क। So why does N stand for inductor? Sir, there must be some syntax error.
मतलब आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाई, एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टर। डेफिनेटली इसका भी कोई ड्यू आंसर होगा जो मुझे नहीं पता है, आप गूगल करेंगे तो आपको शायद Alright, sir. एल सेल्फ इंडक्टेंस को भी दिखाते हैं, तो इंडक्टर को एल से पता नहीं क्यों दिखाते हैं, सर्च कर लो मिल जाएगा। ठीक है, चलो चलो आगे चलते हैं। तो इसका जो सिंबल है वो ऐसा होगा, कॉइल बना हुआ होगा। तो दिस इज इंडक्टर, दिस इज कैपेसिटर, हमने इसको पढ़ा है कैपेसिटर को। ऐसा होगा तो ये कैपेसिटर होगा, और ऐसा होगा तो ये रजिस्टर होगा। ठीक है, अच्छा घबराना वराना मत, अगर कहीं कहीं ऐसा मिल जाए तो आपको पता है कि ये क्या है, ये वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल कैपेसिटर आपने देखा हुआ होगा। खैर ये टॉपिक नहीं है तो इसको अभी रहने देते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही बस बना दिया। चलो, तो LCR, पहले मैं आपको सर्किट ही बना देता हूँ कि LCR सर्किट बनता कैसे है। तो मान लो एक सर्किट में तीनों लगे हुए हैं, और अगर तीनों लगा हुआ सवाल आएगा तो ये मैक्सिमम मार्क्स का सवाल होगा। मतलब इस चैप्टर का क्लाइमैक्स सब कुछ आ गया उसमें, मैं उल्टा चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहले वही बनाते हैं। तो L हो गया भैया, क्या हो गया, इंडक्टर, फिर लग गया एक कैपेसिटर, एक लग गया रजिस्टर, और AC का जो पावर सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, वो ऐसा रहता है साइनसोइडल, ये नोटेशन है AC का। इसका मतलब यहाँ पे पावर लगा हुआ है क्या, E = E0 sin ओमेगा t। ठीक है सर, कोई कन्फ्यूजन तो यहाँ तक नहीं है। आज हम सिर्फ नो द चैप्टर कर रहे हैं। नो मतलब NO नो नहीं, KNOW वाला नो, है ना। तो चैप्टर को जानो। तो ये है L, ये है C, ये है R, और ये रहेगा उसमें पावर सोर्स। और जैसे करंट फ्लो करेगा, करंट यहाँ भी फ्लो करेगा भैया I। ठीक है सर। तो दिमाग में सवाल क्या आप लोगों के आया कि सर अगर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी होता, चैप्टर 3 होता, तो ओम्स लॉ लगा देते, V = IR। तीन ही कैरेक्टर थे सर। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है याद करो तो, एक पढ़ा है V = IR, ये तो बहुत बचपन से पढ़ा है, वोल्टेज करंट रजिस्टर, या पोटेंशियल करंट रजिस्टर। एक हमने पढ़ा क्या भैया, चार्ज = C × V, ये ओम्स लॉ था किसका, कैपेसिटर का। हालांकि एक ओम्स लॉ L का भी है जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो, अभी इसको हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तो ऐसा हमने 2 पढ़ा था, ये सब लीनियर थे, है ना। V is directly proportional to I if R is constant, Q is directly proportional to V if C is constant, यही था मतलब। इन सब की खास बात ये थी, ध्यान से मेरी बात सुनते जाना, इन सारे चैप्टर्स में कुछ भी टाइम वेरिंग नहीं था, टाइम इंडिपेंडेंट था, यानी समय के साथ करंट और वोल्टेज वेरी नहीं कर रहा था। याद है ना, आप सर्किट में 3 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो 3 वोल्ट की बैटरी रहेगी, वो वेरी नहीं करेगी। क्लियर। तो अब है AC में वेरिएबल है, साइनसोइडल करंट सोर्स है, तो क्या क्या चेंज आएगा। तो चेंज आएगा उसके पहले हम जानते हैं इस फिल्म के कैरेक्टर कौन कौन है, कौन कौन आर्टिस्ट हैं इसमें, है ना। तो फिल्म देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, हालांकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में, लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स पहली बार आपकी लाइफ में आते हैं, और जो आपको 2 या 3 दिन के अंदर रटना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, 2-3 दिन का ग्रेस लेता हूँ और पहले दिन कैरेक्टर से मिलवा देता हूँ, ताकि आपको 5-7 दिन मिल जाए उन कैरेक्टर्स को बार बार सुनने के लिए। सुनेंगे आप, क्योंकि उनके बीच में फ़र्क बहुत छोटा सा है। ठीक है सर, स्टार्ट करें। तो जैसे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस था, या चार्ज, कैपेसिटेंस और वोल्टेज था, तो मोटा मोटी इसमें रजिस्टर था, इस रेजिस्टेंस था, इसमें कैपेसिटेंस था। यहाँ पे जो वर्ड आएगा सबसे पहले
मैं सब कुछ ये सब मिटा रहा हूँ, इधर वाला। ये रहने देता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे अभी। सो द फर्स्ट वर्ड इज इम्पीडेंस। आई थिंक यहाँ ए होता है, इम्पीडेंस होता है, ठीक है। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। जाने देना, कैरेक्टर्स को पहचानो कौन कौन इस फिल्म में है। तो एक भैया है जिनका नाम क्या है, इम्पीडेंस, और इनको दिखाते हैं हम किससे, जेड से। क्लियर? अभी बताऊंगा ये होता क्या है। अच्छा, अब मैं मिटा दूं जरा इधर, थोड़ा सा इसको खिसका के बना दूंगा दोबारा, मुझे यहाँ पे इस स्पेस की ज़रूरत है अभी। तो ये जो इम्पीडेंस भाई साहब है, ये क्या है, ये दो चीज़ के कॉम्बिनेशन है। ध्यान से मेरी बात सुनना, एडिशन नहीं बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। इम्पीडेंस कॉम्बिनेशन है किसका, रेजिस्टेंस एंड another word is reactance। रेजिस्टेंस को हम जानते हैं R से डिनोट करते हैं, रिएक्टेंस को हम कैपिटल X से डिनोट करते हैं। तो तीन वर्ड अभी तक आ गए, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस। क्लियर? इन तीनों का यूनिट एक ही है, याद है यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, सबका यूनिट ओम ही है, क्योंकि सब कुछ एक ही है। इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एक्चुअली एक ही चीज़ है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। अब या तो एक तरीका है कि मैं आपको रटवाऊं कि ये क्या है, बेहतर ये है कि आप मुझे बताइए, आपने कभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है क्या? थोड़ा तेज बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा है। अपने जरा वीडियोज ऑन करो ना। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है सबने? एक पार्ट होता है रियल और एक पार्ट होता है इमेजिनरी। अरिजीत डेफिनेटली आपने भी 10th में तो पढ़ा होगा यार, कॉम्प्लेक्स नंबर 10th में है ना आई थिंक। अच्छा 11th में आएगा, सॉरी अरिजीत। अच्छा खैर, ओके। अच्छा सुनो तो कॉम्प्लेक्स नंबर इतना तो जानते होगे ना कि एक रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है, x + i j कुछ ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं, है ना। उसमें कॉन्जुगेट होता है ना कुछ, या उसका मॉडुलस कैसे निकलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकलता है, यानी पाइथागोरस। मैं ऐसा समझता हूँ पाइथागोरस लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि x एक्सिस पे होता है रियल और y एक्सिस पे होता है इमेजिनरी। याद है क्या? किसको किसको याद है? अगर ये वीडियो में होता तो मैं बोलता कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन आप सामने बैठे हैं तो आप बताइए कि किसने किसने ये देखा है कि रियल होता है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे होता है ना। अगर आपके दिमाग में ये है तो सर ये आपके दिमाग में आ गया, ये चैप्टर आपके दिमाग में घुस गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को जिंदा कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, 12th में आपको ये चैप्टर ऐसे पढ़ाया जा रहा है। इंजीनियरिंग में जब आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे यही चैप्टर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये है रियल नंबर, और जो रिएक्टेंस है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये है मॉडुलस। तो मोटा मोटी इतना तो सबको समझ में अब आ ही गया होगा इतनी देर में कि z² = r² + x²। अभी तक मैंने ये नहीं बताया है कि ये z क्या है और x क्या है, लेकिन इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या कि ये एक मैथमेटिकल रिलेशन इस चैप्टर की जान है। आप यकीन नहीं करेंगे, आपको इस चैप्टर में जितनी भी प्रॉब्लम आएगी वो यहीं से आएगी।
और जितनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो यहीं से होगी। तो इसका एक नाम है, पहले मैं सब इनका ना मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं कुछ ऐसा बना, इसको अच्छा रहने दो, चलो कोई नहीं, मैं एक ऐसा बना सकता हूँ क्या, मैं एक ऐसा बना सकता हूँ क्या, दिस इज एक्स एक्सिस बेस, दिस इज हाइट, so this is x stands for reactance, base is resistance, and the diagonal is z, and this is phi। इतना बना सकता हूँ क्या मैं? ये वही है ना, पाइथागोरस ही तो है, कुछ नया तो किया नहीं मैंने। रेजिस्टेंस रियल है एक्स एक्सिस पे, रिएक्टेंस इमेजिनरी है वाई एक्सिस पे, इम्पीडेंस हाइपोटेन्यूस है क्योंकि आप पाइथागोरस लगा रहे हैं, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। याद करो मैंने उस वक्त बोला था कि ये कॉम्बिनेशन है, एडिशन मत समझ लेना, याद है क्या? तो अब मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। तो क्या मैं थोड़ा थोड़ा बोल सकता हूँ कि जेड इज इधर दिखने में दिक्कत होती है, तो जेड इज वेक्टर सम ऑफ आर एंड एक्स, लगभग अगर आर एक्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो है ना। तो चलो हटा देते हैं इस लाइन को, जिसमें विवाद हो उसको हटा ही देना बेहतर है। हालांकि जो मैंने लिखा था वो सही लिखा था, गलत नहीं लिखा था, लेकिन ठीक है चलो, जितना जितना घुसे उतना घुसाओ। तो अब है कि इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? इस ट्रायंगल को कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। और इस चैप्टर की जान है ये इम्पीडेंस ट्रायंगल या ये रिलेशन या जो कुछ अभी बोर्ड पे जितना है ना, दिस इज द सबसे फंडामेंटल वाला थिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो अब वक्त आ गया है कि मैं ये बताऊं कि सर ये है क्या क्या। तो तुमको ये समझ में आ गया कि फिल्म में ये कैरेक्टर काम क्या कर रहा है, बैंक लूट रहा है, लेकिन क्यों लूट रहा है, लूटने की कहानी क्या है वो अब समझो। तो देखो, रेजिस्टेंस से आप पहले से वाकिफ़ हैं। रेजिस्टेंस वो होता है जो सर्किट में करंट फ्लो को रोकता है ना, उसकी वजह से हीट जनरेट होता है, आई स्क्वायर आर टी वाटी आपने सब पढ़ा हुआ है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना कम करंट फ्लो करने देगा और उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा सर्किट में, पढ़ा है सब? ठीक है आर्यन, अरिजीत, यार इट्स वेरी बैड हैबिट। मैं तुमको हर 2 मिनट पे याद दिलाऊंगा तो ये ऐसे ऐसे तो प्लीज़ मैं अलाउ नहीं करूंगा फिर अगली बार से, बता दे रहा हूँ। मतलब मैं पागल हूँ, किसको पढ़ा रहा हूँ मैं भाई, जिसकी शक्ल भी नहीं दिख रही है। तो रेजिस्टेंस से आप वाकिफ़ हैं, जानते हैं, हाँ या ना बोल सब लोग। गुड। अब ये तीनों याद है ना, एल सी आर। तो आर वाले को यानी रेजिस्टर के अपोजिंग नेचर को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिमिलरली एल और सी दोनों के रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस बोलते हैं। यानी एल वाला जो अपोज करेगा, सी वाला जो अपोज करेगा, उसको हम बस रेजिस्टेंस नहीं बोल के रिएक्टेंस बोलते हैं। अभी बताऊंगा क्यों, सबकी वजह है।
तो आर वाले को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन एल और सी वाला सेम नेचर, सेम जो अपोजिंग बिहेवियर है, उसको सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं बोल के रिएक्टेंस बोलते हैं। क्लियर? एल और सी, एल और सी, आर को तो पहले से आप जानते हैं, तो एल और सी का जो सेम नेचर है, सेम स्वभाव है, जैसे रेजिस्टेंस का स्वभाव है कि करंट को मैं पास होने नहीं दूंगा, तो सेम नेचर जो एल और सी का है उसको अभी फ़िलहाल इतना समझो, और आगे जाके बहुत आराम से बताऊंगा। आज पहला दिन है तो मैं सिर्फ कैरेक्टर से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। मैंने कहा ना कि इस चैप्टर में एक वोकेबलरी है जिससे आप पहले वाकिफ़ नहीं थे, तो इस चैप्टर की पहला मतलब मैं आपको वैसे पढ़ा रहा हूँ जैसे मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि सर न्यूमेरिकल साला घंटा बाद में बनाऊंगा, पहले ये कहाँ से आ गया। तो बच्चे को कई दिन तो कैरेक्टर समझने में लग जाता है, तो मैं आपको उल्टा कर रहा हूँ, पहले कैरेक्टर ही बता रहा हूँ। तो एल और सी का जो कैरेक्टर है उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंस। और जब किसी सर्किट में, अच्छा इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि रेजिस्टेंस का नेचर रियल है और रिएक्टेंस का नेचर इमेजिनरी है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको ये बता दूं कि ये जो रिएक्टेंस X है, हाँ इमेजिनरी मतलब आइडियल नहीं 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 नहीं, इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी जैसा कि आपने मैथ्स में पढ़ा है। नहीं नहीं नहीं, आता हूँ, सब पे आता हूँ। नहीं, एक लाइन का आंसर है, अभी बताऊंगा। तो पहले तो ये X जो है, यानी जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस ये दो तरीके का हो गया। ये हो गया XL और XC। समझ में आ ही गया होगा क्यों? क्योंकि दोनों को रिएक्टेंस ही बोलते हैं, L वाले को भी बोलते हैं, C वाले को भी बोलते हैं। तो XL स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड XC स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। अरिजीत जा रहा है? आज की पूरी क्लास ऐसे ही जाने वाली है बेटा। ये सब मैं आगे की मेहनत के लिए काम कर रहा हूँ। कल मैं फिर वापस लौट के आऊँगा और जीरो से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आगे चले। तो ये जो इम्पीडेंस है ना, इम्पीडेंस एक्चुअली नेट रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का। क्योंकि अब हम AC पढ़ रहे हैं और इस सर्किट में R भी रहेगा, X भी रहेगा, सॉरी मतलब R भी रहेगा, L भी रहेगा, C भी रहेगा। तो सिर्फ R है तो रेजिस्टेंस, सिर्फ X या सिर्फ L या X और L है तो उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंस। लेकिन जब कॉम्बिनेशन ऑफ R और X रहेगा, जैसा कि मैंने सर्किट बनाया था, दोबारा बना देता हूँ। ये L है, ये C है, ये R है। तो अब इस सर्किट के कंबाइंड रेजिस्टेंस को, सबका मिला करके जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे क्या? और उसका फॉर्मूला क्या होगा? इम्पीडेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। मैथमेटिक्स के तरीके से आप रट सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये फ्रीडम आपको क्यों दे रहा हूँ, क्यों धोखा दे रहा हूँ? तुम में से कोई पूछ सकता है कि सर R के बदले आप बेस क्यों बोल रहे हैं, हाइट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि R हमेशा बेस ही रहेगा और X हमेशा Y एक्सिस पे ही रहेगा और Z है। तो ये जो ट्रायंगल है ये यूनिवर्सल ट्रायंगल है, इसी का नाम है इम्पीडेंस ट्रायंगल। सो इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस स्क्वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। अब मैंने बोला कि ये क्या 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 क्या
हाँ हाँ, रहेगा रहेगा, रहने दे। मैं क्यों, याद है मैंने कहा था कि जब एसी पढ़ाऊंगा लगातार 3 दिन पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसकी वजह यही है, इसमें फंडा ज़्यादा नहीं है, फंडा सब वही है, कैरेक्टर्स बहुत है और न्यू है। आप आज के पहले एक घंटे पहले तक आपको नहीं पता था इनके बारे में, ठीक है। और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया, क्योंकि मैं रिवर्स पढ़ा रहा हूँ, आगे से नहीं जा रहा हूँ, पीछे से लौट के आगे आ रहा हूँ। 3 दिन जब तुम मेरे साथ रह लोगे ना, 3 दिन बाद तुम कहोगे कि सर आपने अच्छा किया था। पहले दिन थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, टफ लग रहा था, लेकिन एक्चुअली सब पाइप धुल गया, तो एकदम क्लियर कंसेप्ट रहेगा। क्योंकि मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ जैसे मुझे तकलीफ़ हुई थी। मुझे पता है कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी से भी बनेगा, लेकिन टफ होगा। क्लियर? तो थोड़ा भरोसा करके 3 दिन रहो, तीसरे दिन 90% चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, और अरिजीत के लिए तो 100% ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं वैसे भी अरिजीत को डेरिवेशन इसका नहीं करवाने वाला हूँ। रट सकता है अरिजीत तो रट लेना, बायो वाले रटते हैं, सॉरी बेटा, ठीक है। तो चलो फिर से वापस आ, क्या बेटा? बायो वाले रटते हैं, आई एम अ बायो वाला एंड आई एग्री, बायो के लिए रटना पड़ता है। ये ट्रांसलेट कर रहा था क्या? चलो, तो अब मैंने बोला था कि ये x 2 तरीके का है, ये जो x है ये 2 तरीके का है, ये XL भी है और XC भी है। और श्लोक के दिमाग में एक सवाल बार बार तब से चल रहा है, वो नहीं मर रहा है कि सर ये इमेजिनरी, मतलब आधा मान रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ इमेजिनरी है, लेकिन कैसे है, ठीक है, क्या क्या कोरिलेशन है, कैसे आप बार बार कह रहे हो। तो फिलहाल अभी इतना समझ ले कि R जो है, R अभी भी टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी कि जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में था ना वैसा अभी भी है। क्योंकि याद करो R का फॉर्मूला क्या था, ρL/A, याद आया, यही तो था, रेजिस्टेंस निकालने का यही फॉर्मूला है। इसमें कोई चीज़ है जो टाइम पे डिपेंडेंट है ना, यानी कि R प्योरली गंवार आदमी जैसा है, लंठ आदमी है, ये शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है, बाकी इसको और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मौसम से, वक्त से, ठीक है। सो लास्ट 10 मिनट है, लास्ट 10 मिनट में मैं अपना ये पूरा इंट्रो रैपअप करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से रहना। तो R वैसा ही है जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में था, तो R को आप जैसा बचपन से जानते हैं अभी भी R वैसा ही है, क्लियर। लेकिन ये 2 जो लोग हैं ना, XL और XC, इनको मैं थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ, क्लियर लिख देता हूँ जगह बना के, ताकि थोड़ा सा ये वर्ड रहने देता हूँ तो कि आप, क्योंकि आपके दिमाग में ये गूंजता रहना चाहिए। तो मैंने बनाया क्या सर, रिएक्टेंस, ये रहेगा कहाँ सर, y एक्सिस पे, है ना। डिनोट किससे करते हैं सर, x से। इसका यूनिट क्या होगा सर, ओम, जैसा r का यूनिट है वैसा ही यूनिट होगा, यूनिट चेंज नहीं होगा। तो ये 2 होगा सर, एक होगा XL और एक होगा XC, बट ऑब्वियस है सर, ये होगा L के लिए और ये होगा C के लिए, क्लियर। एक्सेल का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा L और XC का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा आप जानते हैं ओमेगा क्या होता है, 2 पाई FL, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा वैसे ही सर, 1/2 पाई FC। अगर टाइम के टर्म में लिखूँ तो क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, 1/T। तो
2 पाई L अपॉन T लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं क्या सर उल्टा, T अपॉन 2 पाई C। 1/T का T ऊपर आ गया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ इस वाले पार्ट में कि ये दोनों रिएक्टेंस जो है वो टाइम डिपेंडेंट है या फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। हेलो 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 हेलो। तो यानी कि जो आपने ओमेगा लिया था या फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, याद करो हमने अभी न्यूमेरिकल बनाया था, हर्ट्ज इस्तेमाल किया था, याद है इस वक्त? उस हर्ट्ज का फर्क पड़ता है किसको? एक्सएल और एक्सी को। अब आप फार्मूला अगर देखें 2 पाई FL, यानी कि इंडक्टर में कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट पास कराएंगे तो। आर्यन, अरिजीत, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ देखो ना फॉर्मूला 2 पाई FL, मैं चाहूँ तो यहाँ ऐसे बना सकता हूँ, देखना जरा, XL और F, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी कि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, 50 हर्ट्ज की जगह अगर 60 हर्ट्ज कर देंगे, 70 हर्ट्ज कर देंगे, तो क्या होगा सर? तो सेम कॉइल ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा, है ना? जबकि अगर कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर देखो, कैपेसिटर में नीचे है F, यानी कि सेम, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, इस बार XC ले लूं और फ्रीक्वेंसी ले लूं, तो ये ऐसा हो जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे कॉइल तो ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा, ज़्यादा विरोध करेगा, ज़्यादा अपोज करेगा, लेकिन कैपेसिटर कम करेगा। XC, क्योंकि इसका फॉर्मूला है 1/2 पाई FC। तो ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, मतलब यहाँ मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि XL इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड XC इज प्रोपोर्शनल टू 1 by फ्रीक्वेंसी। समझ में आया क्या? सर वैसे कि आपने ऊपर ग्राफ बनाया, हाँ, तो पैराबोलिक होना चाहिए ऊपर। क्या बेटा, थोड़ा तेज बोल। तो XC वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कि डाउनवर्ड? नहीं, XC वाला ग्राफ नीचे जाएगा ना, 1 है, देखो नीचे F नीचे है। वो नीचे भी स्ट्रेट लाइन आती है, वो स्क्वायर लाइन है, तो ऐसे ही है। नहीं तो ऐसे ही होता है ना, 1/F कैसे होगा? XC इज प्रोपोर्शनल टू 1/F, तो ऐसा ही तो रहेगा ये, और XL इज प्रोपोर्शनल टू F। जबकि रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फ्रीक्वेंसी का, टाइम का। अब बात समझ में आई क्या? तो फिलहाल श्लोक तेरे आंसर ये है कि रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी है, इसलिए उसको रियल वैल्यू की तरह लेते हैं, क्योंकि 12th मुझे इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करता है आंसर करने के लिए, समझो। तो x जो है, x मतलब दोनों तरह का x, XL और XC दोनों y एक्सिस पर रहेगा और इमेजिनरी वाला बिहेवियर रखेगा। अब वक्त आ गया है आपको इंट्रोड्यूस करने का कि अगर x एक्सिस से ऊपर है तो ये XL होगा, और अगर x एक्सिस से नीचे है तो ये XC होगा। मतलब अगर एक सर्किट में फिर से मैं बना दूं, फिर से सर्किट जितनी बार बनाओगे L C R, ठीक है सर, L C R, तो R तो कांस्टेंट रहेगा x एक्सिस पे। XL जो कि जिसका फॉर्मूला लिखा था हमने क्या, ओमेगा L, और XC लिखा था 1/ωc, याद है? तो ओमेगा L पॉजिटिव होगा, मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा था ना, मिटा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, A + IB
और A माइनस IB। तो A जो है रेजिस्टेंस है, यानी कि इसको मैं A अब R कर दूँ, R ही रहेगा, और B को यहाँ पे XL कर दूँगा और इसको XC कर दूँगा। मोटा मोटी जो मैथ्स वाले हैं उनको समझाने के लिए। अब बात समझ में आई क्या? तो प्लस रियल नंबर ऊपर, माइनस रियल नंबर नीचे, सॉरी इमेजिनरी नंबर, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z जो हो गया इसका मॉडुलस हो गया, मतलब टोटल वैल्यू हो गया। तो अगेन लिख दे रहा हूँ मैं, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस, अब टाइम आ गया है जो मैं लिखना चाह रहा था बहुत देर से, क्या इसको मैं ऐसा लिख दूँ, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो आज हमने कितने कैरेक्टर्स पढ़े? 4। रेजिस्टेंस, हाँ, 5 I guess. रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और इम्पीडेंस। सो इम्पीडेंस इज होल द सम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ऑल कंपोनेंट्स, यानी रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इफ़ दे आर प्रेजेंट इन एनी सर्किट। अगर ये प्रेजेंट ही नहीं है तो Z इज इक्वल टू R हो जाएगा। इस ट्रायंगल में भी देखो, अगर हाइट नहीं है तो हाइपोटेनस और बेस सेम हो जाएगा, है ना? तो एकदम सब कुछ सेम है। तो अगली क्लास में हम कहानी शुरू करेंगे, कहाँ से, मतलब कहीं से भी करेंगे। इसमें से 3 चीज़ निकलेगा, tan phi, sin phi, cos phi। डेफिनेटली tan phi मतलब क्या होता है, हाइट अपॉन बेस या बेस अपॉन हाइट, यानी x अपॉन r। साइन थीटा मतलब x अपॉन जेड एंड cos थीटा इज इक्वल टू r अपॉन जेड। कोई कंफ्यूजन इसमें है ना? तो इस चैप्टर की जो अगली जान है वो है ये cos phi। दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर तय करता है कि जनरेटर में जितनी बिजली पैदा हो रही है उतनी बिजली आपके घर आएगी कि नहीं आएगी। ऐसा हो सकता है कि आप कमा 100 रुपये रहे हैं, घर आ रहा है 0 रुपया, क्योंकि cos 90 अगर हो गया 0, तो पावर फैक्टर एक्चुअली गिव्स द आइडिया। चलो, तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। अगली क्लास में हम इससे कंटिन्यूटी में और आगे बढ़ेंगे और मज़ा आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के रखना मेरे साथ, तो समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। ये थोड़ा सा मैं उल्टा चल रहा हूँ, लेकिन आते आते हम x को, r को, xl को, xc को, z को, इम्पीडेंस ट्रायंगल को, फेज को, पावर फैक्टर को बहुत डिटेल में करेंगे, बहुत न्यूमेरिकल बनाएंगे। फेजर डायग्राम इस चैप्टर की जान है। जिसको आता है वो बच्चा एकदम डिफरेंट हो जाएगा बाकी से, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग हो जाएगा। तो थोड़ा सा मज़ेदार चैप्टर है, चैलेंजिंग चैप्टर भी है। शुरू में थोड़ा सा आप भागेंगे, लेकिन मैं आपको पकड़ पकड़ के लाऊंगा इसके अंदर, और फिर आप 3-4 दिन बाद इसमें कमाल करने लगेंगे। और इसमें कॉन्फिडेंस आते ही आप मान लो कि आपका 12th जो है आपने 80% फतह कर ली, आप जीत गए, मैच जीत गए। ये वो पार्टनरशिप है जो आपको बता देगा कि हम मैच जीतने वाले हैं।